रेडी है बाबू। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के स्वतंत्रता और महान स्वतंत्रता सेनानी जिसे जाना जाता है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी हमारे भारत को आज़ाद दिलाने के लिए पटाखा फहराया था, संघर्ष किया था, जिन्हें कि उनकी जयंती पर हम आज पूरा देश हमारा क्या मना रहा है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज वहीं विशेष श्रृंखला में आपको लेकर आ चुके हैं। विशेष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्सेस गांधी के बीच मतभेद क्या हुए होते थे, इनकी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या उन पे ये एफआईआर दर्ज किया था, केस किया था, मुकदमा किया था, क्या कारण क्या थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमने वर्मा में जाने की प्रयास करेंगे कि वर्मा में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के साथ अपने सेना के साथ पहुंचते हैं वर्मा में। साथ ही साथ उन्होंने सिंगापुर में जो वहाँ से पहुंचते हैं और रेडियो प्रसारण करते हैं, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं। कब कैसे करते हैं उसकी भी हम आज श्रृंखला में बात करेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप सबके इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्स के लिए जो भी टू द पॉइंट्स क्वेश्चन बनता है और विशेष श्रृंखला आज ही होगा ओनली सुभाष चंद्र बोस। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1897 और यानी कि 1897 का दशक चल रहा था और उसी 97 में यानी कि 1897 में एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है जिनका नाम रहता है सुभाष। और सुभाष चंद्र बोस मध्यम परिवार के बंगाली क्षेत्र से ये बिलोंग्स रखते थे। यानी कि इनको देखा जाता है कि उड़ीसा यानी कि बंगाल का क्षेत्र होता हुआ बिहार का क्षेत्र होता और उड़ीसा का क्षेत्र पूरा ये एक ही क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के आधिपत्य का कार्य किया जा रहा था, आधिपत्य क्षेत्र में था। उसी समय 23 जनवरी को एक महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 1897 को जन्म होता है, उड़ीसा क्षेत्र में होता है, जो कि उड़ीसा के एक कटक राज्य है, कटक जिला है और कटक में उनका जन्म होता है। इनके पिताजी की बात किया जाए तो इनके पिताजी हमारे जानकीनाथ बोस थे, जो कि उस समय के एकदम मशहूर या प्रख्यात कहे तो वहाँ के लॉयर हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार में, जो कि एक वकील हुआ करते थे। माता के नाम देखा जाए तो माता का नाम था श्रीमती प्रभावती देवी। और प्रभावती देवी ये जो उनके पुत्र थे, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र 14 भाई बहनों में से एक थे, जो कि इस तरह से देखा जाए तो 9वें संतान थे। और 9वें संतान में 5वें भाई के रूप में ये जाने जाते थे, यानी कि 5वें बेटे थे इनके, जो बेटे में देखा जाए तो ठीक। इनकी माता प्रभावती देवी, इन्हें संस्कारिक रूप से इन्हें इतना सुशोभित, इतने संस्कार अच्छा मिलता है कि इनकी गाथा काल की बात किया जाए तो गजब की बात आती है। चलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो ये बचपन से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से शर्मीले हुआ करते थे। जब 5 वर्ष के हुए तो इनके माता पिता इनको स्कूल में जाने के लिए प्रेरित किया, कहा कि आपको जाना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने इतने सुखद रूप से इतने खुशी हुए कि जिस कार से जाना था उन्हें स्कूल करने के लिए, उसमें दौड़ते दौड़ते जाते हैं और खुशी के मारे इतने तेजी में जाते हैं कि गिर जाते हैं। उस दिन उनको ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। नेक्स्ट दिन से स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए तो कोटक में ही क्या होता है कि रेलेसे गांव जो स्टेशन रेलेसे गांव कॉलेजिएट स्कूल आता है, वहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा को क्या किया, परिणाम को घोषित किया, यानी कि पास हुए। और उसके बाद इन्होंने इनके परिवार में इनके हाव भाव को देखते हुए इनके माता पिता ने क्या किया, इनके माता पिता ने इन्हें आईसीएस के इंडियन सिविल सर्विसेज के तैयारी हेतु यानी कि उसको पास करने हेतु इनको भेज देते हैं लंदन में। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश साम्राज्य में इनके पिता एकदम लायर, जाने माने लायर के रूप में जाने जाते थे और इनके कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के क्या थी, ये लोग पक्ष में थे। हाँ, उनके बाद में इनके पिताजी का मत क्या होता है, चेंज होता है। और जैसे जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे कहाँ पे देखते हैं कि जो इंग्लिश जहाँ स्कूल था और स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, तो इनके मन में असंतोष पैदा होने लगता है कि हमारा भारतीय जो संस्कृति सभ्यताओं का देश कहा जाता है और संस्कृति
संस्कृति से बना संस्कृत और संस्कृत नहीं पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि विदेशी इंग्लिश वर्ड यानी कि अंग्रेजी को बढ़ावा दिया जा रहा था और साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। इससे क्या असंतोष पैदा होता है। लेकिन क्या होता है, इनको आईसीएस की तैयारी करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में भेज दिया जाता है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद वहाँ पे जाते हैं और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन करने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने आईसीएस के इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस उस टाइम हुआ करता था और आईसीएस के एग्जाम के लिए उन्होंने क्या किया कि चौथी रैंक लिया है। उन्होंने 6 महीना 7 महीना के अध्ययन करने के बाद, कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने आईसीएस के एग्जाम्स में चौथी रैंक लाया और चौथी रैंक लाने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए दावेदारी के रूप में कराने लगे। उनको नौकरी मिल गई और लेकिन तब तक देश की पुकार, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की, देश की आवाज़ उनके कानों तक गूंजती है। और 19 साल रहता है 1921। और 1921 में क्या होता है, तो 1921 में उन्होंने क्या करता है 1921 में यानी कि 16 जुलाई 1921 में डायरेक्ट लंदन टू मुंबई यानी बम्बई, उस टाइम बम्बई हुआ करता था। लंदन से डायरेक्टली कहाँ आते हैं, तो बम्बई में आते हैं और बम्बई में डायरेक्ट किससे मिलते हैं, तो हमारे महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। ठीक, इसके पहले उन्होंने 2 नारा दिया था। क्या था, एक तो दिया था जय हिंद, एक दिया था जय हिंद और साथ ही साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किन से बातें कहेंगी, इसमें कुछ मतभेद है, ये क्लियरिटी नहीं होगा। देख किससे कहते हैं, कोई पूछता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस किनसे कहते हैं और इसका आशय क्या होता है, लास्ट में बने रहिए, इसको हम बात जाएंगे। जो पॉइंटली आएगी कहाँ से बोलते हैं इसकी भी चर्चा होगा। साथ ही साथ एक नारा और दिए थे, उन्होंने बोले थे, क्या बोलते हैं कि दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो की क्या बोलते हैं, नारा देते हैं। अब बात आती है 1921 के, यानी कि 16 जुलाई 1921 में देश के राष्ट्रीय आंदोलन का कानों तो गूंज उठती है और डायरेक्ट कहाँ से, लंदन तो बम्बई पहुँचते हैं और डायरेक्ट किससे मिलते हैं, तो महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, धारदार क्वेश्चन पूछते हैं, टॉप क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें कहते हैं क्या, जो आप स्वराज की बात करते हैं, यानी कि 1921 में ये स्वराज की बात करते थे और आधिकारिक रूप से कहता है कि स्वराज की मांग किसने किया था 22-21 में, तो वही 21-22 में कौन करते हैं, तो हमारे महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, स्वराज, स्व माने अपना, राज माने शासन, यानी कि अपना ही शासन होनी चाहिए। यानी कि भारत का अगर संविधान की बात किया जाए तो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बननी चाहिए और स्वशासन यानी स्वराज भी हमारा चाहिए और स्वराज की इस तरह से मांग करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहले स्वराज शब्द किसके मुख से निकली थी, तो ऑप्शन में अगर गांधी जी दिया है तो गांधी जी मारना है, अगर दयानंद सरस्वती दिया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती को टिक करना है। ठीक, लेकिन अगर दशक की बात पूछे तो 1922 में किसने कहा, तो गांधी जी ने मांग करते हैं कि स्वराज होनी चाहिए। स्वराज पार्टी की बात करेगा तो स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तिलक जी ने कहते हैं। लेकिन स्वराज पार्टी की बात आएगी तो स्वराज पार्टी के कहाँ गठन होता है, तो हमारे इसी प्रयागराज में, इलाहाबाद में होता है। किनके नेतृत्व में, तो मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का स्थापना होती है हमारे इलाहाबाद में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, सुभाष से मुलाकात होती है मुंबई में, उस टाइम उनका एज मात्र था 24 साल, यानी कि 24 साल की उम्र में उन्हें सवाल जवाब करते हैं। युवा जो कि गर्म दल का हुआ करता था और वहाँ पे सवाल करते हैं। एक महान इतिहासकार हैं जिनका नाम है रुद्रांशु मुखर्जी, अपने पुस्तक में लिखते हैं, उनका पुस्तक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स में लिखते हैं कि क्या गांधी का प्लान एक्शन क्या था। जो गांधी का प्लान एक्शन था क्या था, तो उनका प्लान एक्शन था, क्या हमको एक साल में क्या मिल जाएगा, हमको एक साल में क्या मिल जाएगी, तो हमारे संतुष्टि के आधार पर क्या हमको स्वाधीनता मिल जाएगी, स्वराज मिल जाएगा, यह संभव था। गांधी ने इनका जवाब दिया और सुभाष चंद्र बोस ने पहले क्वेश्चन का जवाब तो सेटिस्फाइड हो गए, लेकिन 2 और 3 क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं हुए और वहीं पे उनके गांधी का टारगेट जो था एक ही था, देश की आज़ादी दिलाना। नेहरू का क्या बोलते हैं, सुभाष का भाई टारगेट था देश की आज़ादी दिलाना, लेकिन कार्य करने की जो पद्धति थी, सिस्टम था, अलग अलग था। तो यहाँ पे नेहरू वर्सेस गांधी जी के विचार अलग हो जाते हैं, लेकिन टारगेट एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, तो इनके प्रश्नों से वो क्या होते हैं, असंतुष्ट तो एक तो हो जाते हैं, बाकी नहीं हो पाते हैं। और दशक आती है फरवरी 1938 में हरिपुरा सन,
हरिपुरा क्या होता है, अधिवेशन होता है। और अधिवेशन किसका होता है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना होती है 1885 में, यानी कि 1885 में स्थापना होती है। ये हुम के द्वारा किया जाता है। और कांग्रेस के प्रथम अगर अध्यक्षता की बात किया जाए तो प्रथम अध्यक्षता होता है मुंबई में भूमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में होता है। और वहाँ पे हम जानते हैं कि जब हरिपुरा अधिवेशन होता है कांग्रेस के, तो निर्विरोध चुने जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को संभालते हैं, कमल संभालते हैं। लेकिन अगला साल क्या होता है, 39 में क्या होते हैं, फिर एक चुनाव होता है 39 में। और 39 में क्या होता है कि इस तरफ से एक तरफ नरम दल और एक तरफ गरम दल, यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद का कारण बनता है। आप देखते हैं कि 1939 में चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी का, और उसमें देखते हैं एक तरफ हमारे गांधी जी, दूसरे नेहरू जी, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयराम, दौलत राम, जेपी कृपलानी, जीवत राम प्रकाश कृपलानी, जमुना लाल बजाज, जो कि गांधी जी पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते थे उनको, और भोला भाई देसाई इसके खिलाफ थे, नेताजी के खिलाफ थे। और चुनाव हुआ तो इनके तरफ इनका टारगेट था, इन लोग का टारगेट था, गांधी चाहते थे कि 1939 का अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के नेतृत्व किया जाए तो नेहरू जी बोल दें कि नेहरू जी इनका कोई किसी का नॉमिनेट आगे करे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम आया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी बोलते हैं कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, मैं अध्यक्ष पद का दावेदारी नहीं करूंगा। फिर गांधी जी के अंदर सुभाष के आगे को उनको झुकाना उनका टारगेट था। लेकिन क्या होता है, मौलाना जी मना कर देते हैं। तो गांधी जी के क्या कहते हैं, गांधी जी के नेतृत्व में एक दक्षिण भारत के, यानी कि आंध्र प्रदेश के एक महान व्यक्ति आते हैं जिनका नाम रहता है पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया जी को क्या करते हैं, गांधी जी उठाते हैं इनके विरोध में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में। लेकिन वो रिजल्ट क्या होता है, इतने वीर महापुरुष इनके साथ विरोध में थे, रिजल्ट क्या होता है कि पट्टाभी सीतारामैया को मात्र 1377 वोट मिलता है, जबकि 1580 वोट मिलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 के भी अध्यक्षता को जीत हासिल कर दिए हैं। अब इसके बाद इनको बीच लगता है तो गांधी कहते हैं वहीं पे कि ये सुभाष की जीत मेरी हार होगी, ये सुभाष की जीत है वो मेरी, लेकिन ये हार होती है। उन्होंने शर्मिंदा महसूस किया गांधी वर्सेस नेहरू के बीच में, गांधी वर्सेस सुभाष के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखें वर्किंग कमेटी में अब क्या होता है, 39 में तो अध्यक्ष पद क्या है, सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी तो कर पाते हैं। लेकिन देखते हैं वर्किंग कमेटी की जो सदस्य रहते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद तो मात्र नामपत्र है, यानी कि कठपुतला है। इसका वर्किंग कमेटी का काम, तो इसका मेन काम ये वर्किंग कमेटी करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इस कमेटी के, इस राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से रहकर हम देश के आज़ादी हेतु हम अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि इनके तरफ ये लोग चाहते थे कि इनका नेतृत्व ये ना करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने क्या किया, अध्यक्ष पद रहते हुए 39 का अध्यक्षता को किन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक, त्याग पत्र देने के बाद वो क्या करते हैं, उसी समय यानी कि 39 से लेकर 45 के बीच हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार क्या करती है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का ऐलान कर देती है। एक तरफ देश की आज़ादी, एक तरफ देश की आज़ादी और एक तरफ हमारे युवा जो कि देश की आज़ादी की तरफ था, तो दूसरे तरफ हमारे चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो जाता है कि ये शामिल हो जाता है। गांधी से मतभेद होता है, गांधी जी से पूछते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी वहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं भारतीय युवाओं को कि ब्रिटिश सरकार को क्या करिए, आप सपोर्ट करिए। वहीं पे ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करने की बात ऐलान करते हैं। और गांधी जी को सर्जेंट कहा जाता है, एजेंट के रूप में कहा जाता है, ये कि यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के क्या है, एजेंट हैं, दलाल हैं। गांधी जी को इस तरह से कहा कि क्या नामित किया जाता है। वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से पूछते हैं कि क्या उनकी समर्थन हम करते हैं ब्रिटिश हुकूमत को, क्या हमें आज़ादी मिल पाएगी। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र इसको जोरदार विरोध करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि इनकी ब्रिटिश सरकार की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती है और उन्होंने क्या दिया, नज़रबंद कर दिया जाता है। कोलकाता में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक,
बाट विडंबना फंस जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि क्या नज़रबंद ही रहेंगे। उनके एक भतीजा हुआ करते थे जिनका नाम था शिशिर कुमार बोस, और शिशिर कुमार बोस की सहायता से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में क्या हुए थे, नज़रबंद हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पठान का रूप ले लिया और उनकी सहायता से, अपने भतीजे की सहायता से उस नज़रबंदी के किले से क्या निकलते हैं, भाग निकलते हैं। ब्रिटिश सरकार की सेना वहीं पे लगी रहती है, तोड़ तोड़ कर चकनाचूर हो जाती है, सब पहचान नहीं पाती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भतीजे शिशिर नाथ बोस थे, इनकी ये क्या होते हैं, कुमार बोस की सहायता से ये क्या होते हैं, पठान के रूप में आगे भाग निकलते हैं। और आगे भाग निकल के पहले सिस्टम बन चुका था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाग निकलते हैं कहाँ, तो जाते हैं अफगानिस्तान के रास्ते, यानी कि जम्मू कश्मीर के रास्ते से। पाकिस्तान में एक ही हुकूमत को हुआ करता था, यानी पाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान का क्षेत्र होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते सीधे रूस पहुंचते हैं, सोवियत संघ रूस पहुंचते हैं, जहाँ पे रूस होते हुए जर्मनी की कूच करते हैं। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में जाते हैं तो फांसीवाद नाजीवाद का एकदम चरम पत्र तीव्र गतिविरोध चल रहा था। वहीं पे नाजीवाद का समर्थक जो जाना जाता था एडोल्फ हिटलर, और हिटलर से मिलते हैं। और हिटलर की जो कहानी है कि हिटलर इनको जानना चाहता था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस मिजाज के व्यक्ति हैं, अपना हम शकल को आला बार भेजें। नेताजी एटीट्यूड वाले, जो कि कहीं डरने वाले नहीं, निडर होने वाले, कभी उठे नहीं, पहचाने नहीं, वो समझे कि ये हैं, ये उठे नहीं। दूसरे बार किसी हम समकल को भेजा तो भी निगलेक्ट कर दिए, उठे नहीं। तीसरे बार समझ गया हिटलर कि इनमें कुछ दम है। तीसरे बार एडोल्फ हिटलर आता है तो एडोल्फ हिटलर से ये उठते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं। एडोल्फ हिटलर समझ जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई में ये लॉयर हैं, यानी कि ये प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वाकई में हैं। उनसे क्या कहते हैं, शिक्षा लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उनसे जानते हैं और सहायता मांगने हेतु कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अफगानिस्तान होते हुए सोवियत संघ रूस पहुंचते हैं और जर्मनी पहुंचते हैं तो हिटलर से नाजीवाद, जो मुसोलिनी फांसीवाद की गतिरोध वहाँ उत्पन्न हुआ था, उसके क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और अब साथ ही साथ अब चरण आ जाता है, इन्होंने एक अपना सेक्रेटरी रखा था। उस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी वो ऑस्ट्रेलियाई हुआ करती थी, युवती थी जिनका नाम था एमिली। और इनको लगा कि हमारा सहयोगी एक महिला दे सकती हैं, हमारे सहयोगी के रूप में थी एमिली। से उन्होंने क्या किया, विवाह संबंध अपना स्थापित कर लिया, यानी कि विवाह कर लिया। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एमिली से शादी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया युक्ति होती है और साल आती है 1943 में गांधी जी जर्मनी रुकते नहीं हैं, जर्मनी से भी आगे निकल चलते हैं और नेताजी क्या करते हैं, जर्मनी से आगे पहुंचते हुए जापान को कूच करते हैं और जापान में पहुंचते हैं। और जापान पहुंचकर वहां से क्या फिर मिलते हैं, जापानी सरकार से सहायता मांगते हैं। भारतीय मूल के वहां से जो लोग रहते हैं उनसे सहायता प्राप्त करते हैं और सहायता प्राप्त करते हुए फिर वो कहाँ चलते हैं, सिंगापुर के लिए रास्ता पकड़ते हैं। यानी कि सिंगापुर पहुँचते हैं और सिंगापुर की एक ऐलान करते हैं, वहाँ पे ऐलान पहुँचते हैं। और हम देखते हैं कि सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया हुआ था। और उनके देखते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन का जो कार्यकार कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस कर रहे थे। पूरी कमान हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र नए सिरे से उस संगठन को पुनर्गठन करते हैं, नए सिरे से बनाने के प्रयास करते हैं, अपनी फौज बनाने के प्रयास करते हैं। कब तो बनाते हैं अपने फौज, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं कैप्टन मोहन सिंह और क्या करते हैं, रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस क्या करते हैं, इनको अपनी कमान दे देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथों में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़ते हैं और उनका टारगेट रहता है सिर्फ ओनली भारत की आज़ादी दिलाना, भारत की आज़ादी दिलाना, भारत की आज़ादी दिलाना। हम क्या करेंगे, भीख मांगने समय आज़ादी नहीं मिलती है। अपना अधिकार को क्या ना, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है ना संविधान, तो अपना अधिकार छीनना पड़ता है। इसी टारगेट को लेते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगे बढ़ते हुए सिंगापुर पहुँचते हैं, उनकी सेना गठित हो चुकी थी। और वहीं पे क्या, तो सिंगापुर में क्या करते हैं, 21 अक्टूबर 1943 में क्या करते हैं, आज़ाद हिंद सरकार की गठन करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
आज़ाद हिंद सरकार के गठन करते हैं, वहीं पे रेडियो प्रसारण भी करते हैं। जिस तरह से एक तरफ हमारे नरम दल नेता हुआ करते थे, जब इनका विरोध हुआ करते थे तो वह ऐलान करते हैं, भारत के लिए एक संदेश देना चाहते थे और रेडियो प्रसारण करते हैं, भारत को संबोधन के रूप में करते हैं। हमारे नेताओं, कांग्रेस के नेता ने सोचे कि ये अपना प्रखर यानी कि अपना नाम लेकर आ रहे हैं और हम लोग को नीचे दिखाने की बात करेंगे और अपने ही नाम को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सोच ही अलग थी। उन्होंने कहते हैं कि हमारी सेना तैयार है, हमारी सेना तैयार है, और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कहते हैं कि गांधी जी। हे भारत के राष्ट्रपिता, भारत के विधाता, जब इतनी बात हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी नरम दल की जब सुनते हैं, आंखों में नमी आ जाती है कि वो तो जानते थे, वो तो समझते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना ही क्या मानेंगे, अपना सरदार मानेंगे, हम सभी उनके सिपाही होंगे। लेकिन सिपाही तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी को मानते हैं, अपना गुरु गांधी को मानते हैं और गांधी को ऐलान करते हैं, हे भारत के राष्ट्रपिता, हमारी सेना तैयार है, आप आज्ञा दीजिए। हमारी सेना यहाँ आती है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिंगापुर से आते हैं वर्मा में, और वर्मा में क्या करते हैं तो वर्मा में अपनी सेना को देखते हैं तो सेना में देखते हैं कि उथल पुथल तो मची थी, सेना वीक हो चुकी थी, लेकिन एक रेजिमेंट तैयार किए थे, किसके लिए? महिलाओं के लिए। और उस महिलाओं के नाम था जो कि 1857 के विद्रोह में जिन्होंने कुचल को रख दिया था अंग्रेजों को, तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने एक महिला होने के नाते अपने क्या किया, साम्राज्य को बचाने हेतु उन्होंने टक्कर दिया था, जिनका नाम था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इन्होंने एक रेजिमेंट तैयार रखा था, गठन कर रखा था। और वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं वहीं वर्मा में, और वर्मा में कहते हैं अपने सैनिकों के बीच में देखते हैं कि हमारे सैनिकों में तो एनर्जी ही नहीं है, जोश ही नहीं है, जुनून भी नहीं है, हम आज़ादी कैसे पा पाएंगे। तो वहाँ पे एक नारा देते हैं, अपने सैनिकों से बोलते हैं, वही पॉइंट जो मैं ला रहा था कि कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक इस तरह के नारा बोलते हैं, रहते हैं। ठीक चलो आगे आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट बनती है क्या, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का गठन करते हैं और वहाँ पे नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके साथ ही साथ अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, एक हमारा क्या है, स्टूडेंट है, और उन्होंने एक नारा बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि बहुत ही अच्छे रूप में जाने जाते हैं। और उसके नारा को देखा जाए तो बहुत ही गजब लगेगा। हम उस अपने स्टूडेंट को, आओ इधर बाबू, आए भैया, तो अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, बुलाएंगे और नारा को सुनेगा किस तरह से आप नारा देते हैं। तो आओ हमारे इधर आओ, मेरा यही दिखाइए, वीडियो ब्रो की। हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो नारा दिया गया था, इस तरह से बोलता है। बोलो बाबू अपना। मैं अपना नारा देने से पहले कुछ शब्द कहूँगा। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम पर वाले हैं मौत समा, मरने का है खौफ कहाँ, ले तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं अब पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जब सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो वो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानो बाहों ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब भारत के महावीरों ने लिखा खून से इतिहास नया। रुकल्ला भैया निकाली। तो
तो इस तरह से भारतीय इतिहास में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथागाल को अभी भी जिंदा रहता है। बात आती है 18 अगस्त 1945 को, और 1945 में क्या करते हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से ताइवान के लिए रवाना होते हैं, और ताइवान के रवाना होते हुए 18 अगस्त 1945 में एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि भारत सरकार, हमारे मोदी सरकार इसकी पुख्ता जांच करने के बाद पता चला वाकई में उनका 1845 में निधन हो चुका था। और हमारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1845 में मृत्यु की बात कही गई है, लिखी गई है, वाकई में सही है। लेकिन आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो गाथाकाल है हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और हमारे इस देश में हम सभी युवाओं को एक प्रेरणा के स्रोत में मानते हैं, और इनकी गाथाकाल भी आज भी वर्तमान में जिंदा है। इसी के साथ अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते होंगे कि आज का जो विशेष श्रृंखला की बात की गई आप लोग को बहुत ही बेहतर अच्छा ही समझ में आया होगा। हम अपने तरीके से खूब सरल तरीके से समझाने के प्रयास किए। अब अच्छा वीडियो लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ओके।